जय हिंद बच्चों आज हम जा रहे हैं शुरू करने अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव की खोज में चैप्टर का नाम क्या है? आरंभिक मानव की खोज में। देखिए हम लोग जो एनसीईआरटी का जो सेशन चला रहे हैं, इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये आपके लिए जीएस पेपर में किसी चीज़ का मतलब कोई भी एग्ज़ाम का है, जीके जीएस है ना, जीके हो गया, जीएस हो गया, इस जीके हो गया जो, और जीएस हो गया, इससे बहुत सारा कवर हो सकता है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए एनसीईआरटी ना कहानी के माध्यम से आपको कुछ कुछ बताना चाहती है, जो ज्ञान देना चाह रही कहानी के माध्यम से। तो सबसे पहले बात आती है इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की से यात्रा करना शुरू की थी। देखिए या जैसे ही ये रेल में चढ़ाव यात्रा करना शुरू किया, तो इसको जो सीट मिला था कहाँ पर गया था? खिड़की के पास। वह पीछे देख रहा था, मतलब कि खिड़की के बाहर देख रहा था किस प्रकार पेड़ पौधे सब छूट रही थी। लेकिन उसके चाचा ने कंधे पर हाथ रख के कहा, क्या तुमको पता है कि मात्र 150 साल पहले ही मतलब कि लोगों ने रेल की यात्रा करना शुरू किया था। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। देखिए उसके मन में विचार आया कि मान के चलिए कि रेल था ही नहीं, तो बस तो उसके कुछ दशक बाद आया। तो लोग पहले किस प्रकार से अपनी यात्राएं करते थे या यात्रा ही नहीं करते थे? तो कहा ऐसा संभव नहीं है कि यात्रा ना करेंगे। हमने पिछला अध्याय में ही देखा था कि लोग यात्रा कर रहे थे ना। आगे देखिए, कहता है कि हेडिंग करा कि आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? कहने का अर्थ है कि जो आरंभिक मानव था वह इधर उधर घूमता क्यों था। हम उन बातों के लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। कहने का अर्थ है जो 20 लाख साल जो पहले रह रहा था जो लोग, उसके बारे हम जानते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? आखेटक कहते हैं, या खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। देखिए आखेटक या खाद्य संग्राहक, इसका नाम क्यों पड़ा? इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो लोग थे सिर्फ भोजन का इंतजाम करते थे, भोजन को जुटाने का काम करते थे। आगे कहता है, आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। पहला बात, जानवरों का शिकार करते थे, मछली चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाली खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं। बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि अगर मान के चलते हैं कि लोग जानवर के द्वारा अगर भोजन इकट्ठा करेगा, तो लेकिन मानव से ज़्यादा ही बहुत सारा जानवर जो है तेज भागने में निपुण है, ताकतवर है, तो कैसे आखिर शिकार किया जाएगा? कैसे चिड़िया पकड़ा जाएगा? कैसे मछली पकड़ा जाएगा? लेकिन इसके लिए सतर्कता, जागरूकता और तेज होना पड़ेगा। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के
पौधे विषैले भी होते हैं, साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरत होती है। कहने का अर्थ है कि मान के चलते हैं कि जंगल में है तो आपको अनजान आदमी है तब पता चलेगा कि कौन सा पेड़ है जिसमें विषैला पदार्थ है और कौन सा पेड़ में हमको खाने योग्य पदार्थ मिलेगा, उसकी जानकारी होना एकदम आवश्यक होता है। उसी प्रकार की कौन सा फल किस समय में पकेगा और कौन सा फल किस समय में पकेगा, इसकी जानकारी होना भी हमको ज़रूरत है, तब जाके हम भोजन इकट्ठा कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता कि ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। वर्णन करो, क्या तुम में से ऐसे गुण और ज्ञान है। कहने का अर्थ है कि इसके मतलब कि इस समुदाय में जो बच्चा रहता था, कहने का जो शिकारी समुदाय में बच्चा रहा है आज से 20 लाख पहले, 20 लाख वर्ष पहले, उसमें जो बच्चे होते थे ना, वो क्या सीखते थे। सही बात है कि जैसा कहता है कि जैसन संगत बा ओसन के रही हो, तो संगत जैसे संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार किसी चीज़, जिसे कि मान के चोर के साथ रहिएगा तो चोर बन जाइएगा, अगर अच्छा आदमी के साथ रहिएगा तो अच्छा बनिएगा संगत से, उसी प्रकार शिकारी के साथ रहिएगा तो शिकार करना सीखिएगा ना। आगे कहता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों की एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो लोग थे वह घूमते रहते थे, उसके 4 कारण हो सकते। कितने कारण? 4 कारण। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते हैं थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। कहने का अर्थ है कि अगर वह 4 कारण, पहला कारण यह है कि वह जो घूमते इसलिए थे कि अगर मान के चलते एक लगन रहेगा तो एक लगन के सारा जीव जंतु को मार देगा, खा जाएगा, और जो है पेड़ पौधों को, उसके फल को, उसके जड़ को खा के समाप्त कर देगा ना। दूसरा कारण हो सकता है, कहता है कि दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते। कहने का अर्थ है कि दूसरा बात, जिस प्रकार हिरन और अन्य मवेशी जो चारा ढूंढते ढूंढते अलग अलग, जिससे माने खुला है जानवर, गाय भैंसी खुला है, बकरी खुला है, तो वो अपना चारा खोजे अपना दूर दूर तक चले जाएगा। उसी प्रकार जो है इसके पीछे जो आखेटक है वह इसके पीछे 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 जाएगा ना। तो आगे बात कहता है, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते हैं। तीसरा कारण यह है कि जो पेड़ पौधे हैं इसके फूल अलग अलग मौसम में अलग अलग आते हैं ना, इसीलिए मौसम के अनुसार अलग अलग जगह पर जाके यह उसका छानबीन करते हैं, खोज करते हैं। और चौथा कारण हो सकता है, कहता है कि और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में से ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें, नदियाँ पानी बारिश के बाद ही मिल पाता, इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। कहने का अर्थ है कि चौथा कारण यह हो सकता है कि जो जीवन है मनुष्य का, तो वह जल ही पर निर्भर है, जल ही जीवन है, इसलिए जल की तलाश में। कहने का अर्थ है कि बहुत सारा जो झील है, नदियाँ है, वो सिर्फ वर्षा ऋतु के बाद ही अपना रूप दिखाती है, उसके पहले वह सूख जाती है, इसलिए वह अलग अलग नदी, झील, तालाब पर जाके पानी का सेवन करते थे। और जो कहना है कि अपने मित्र नाते रिश्तेदार से मिलने के लिए भी इधर उधर ये भ्रमण किया करते थे, घुमा करते थे। कहने का अर्थ है कि यह पैदल घुमा करते थे, पैदल, यह इसमें कोई सवारी नहीं थी। कहता है तुम स्कूल कैसे जाते हो, सवाल पूछ रहा है। तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो।
स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा। कहता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। पत्थरों के औजार आज भी बचे। कहने का अर्थ है, देखिए गौर से, कि अगर मान के चलिए शिकार करना है तो हाथ से तब पकड़ के मारेगा नहीं, नौ से कितना नौ मजबूत होगा, इसलिए पत्थर के हथियार बनाया करते थे। ये सब हथियार उसके टूल है ना, जो आदि मानव था उसके ये टूल है ना, टूल दिया गया, इसी के द्वारा शिकार किया करते थे। सवाल पूछ रहा है और बता रहा है कि कराए कथी, यहाँ पत्थरों के औजार के कुछ उपयोग बताए और ऐसे कामों के की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताइए कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दे। ये सवाल है, आप सवाल करिएगा। आगे कहता है, इनमें से कुछ और औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार लकड़ी का उपयोग मुट्ठा बनाने में, मतलब कि हड्डी या लकड़ी के मुट्ठे लगाकर, मैंने जैसे कि हड्डी कोई मिला उसमें लकड़ी का मुट्ठा लगा के यूज किया कर लेता है शिकारी करने में ना। और लकड़ी से जो हथियार बनाए जाते हैं उससे भाला बाण जैसे हथियार बनाने शुरू किए। और जो है, और लकड़ी कटना शुरू की, और लकड़ी से वह ईंधन की प्राप्ति करते थे, अपना झोपड़ी बनाते थे, अपना औजार भी बना पाते थे। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है कि किस प्रकार सिल रहा है ना। तो कह रहा है कि अपना कपड़ा को एक व्यवस्थित रूप से सिलने के लिए भी यूज कर रहा है, छेद कर रहा है। देखिए आगे कहता है कि रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित करा कि मानचित्र 2 को देखिए मानचित्र 2 को आइए। ये चित्र दिया है, यहाँ दिया है भीमबेटका, कोल्डिवा, अलग अलग मुंबई, नामगांव ना, कुरनूल गुफाएं, गंगा नदी, कोलकाता, ये सब जो है वो जो हो मेहरगढ़, अभी बताएंगे सब क्या है। आइए देखिए, कह रहा है कि देखो, लाल त्रिकोण वाले वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक संग्रह के होने के प्रमाण मिलते हैं। कहने का अर्थ है, देखा जाए जो रेड रेड दिख रहा है, जैसे कुरनूल हो गया, क्या हो गया, कुरनूल हो गया। देखिए नाम मिट गया है, इसको दिखा दे हम आपको। देखिए जैसे कि कुरनूल हो गया, हुस्की हो गया, भीमबेटका हो गया ना। और जो रेड कौन है, रेड रेड देखिए, इस तीन तीन जो स्थान दिखा है यहाँ पर, क्या यह पूरा स्तर है जहाँ पर आखेटक रहते थे। मतलब कि यहाँ पर ऐसा साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर जो है शिकारी आदि मानव रहा करते थे। इनके अलावा भी और कुछ कई स्थान पर आखेटक संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान की चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्तर नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं ना। ज़्यादातर कहा जाता है जो आखेटक का जो रहने का स्थान है ना, वह जो है किस प्रकार से है, वह जो है ज़्यादातर नदियों झीलों किनारे होगा। अगर चित्र की बात की जाए, देखो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, जो को रेट से दिया है पूरा पाषाणिक है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। फिर नौ पाषाणिक जो ब्लू ब्लू दिया है वह नौ पाषाणिक पूरा स्थल है, ब्लू ब्लू वाला ना। उसी प्रकार दिया है महापाषाणिक जो है, जो ग्रीन ग्रीन है, महापाषाणिक है ना। और वहीं बात कहा था आधुनिक नगर, था आधुनिक नगर स्टार मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, आधुनिक नगर है। तो क्या कहता है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी
जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, जहां लोग पत्थरों के से औजार बनाते थे। उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जहाँ लोग पत्थर। अब आगे हम इस उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आ, आम तौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थानों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं ना। जैसे कि औजार बना रहा या तो कोई छोड़ गया या टूटे फूटे, इस सब के द्वारा हम पता कर सकते हैं जहाँ तक विशेषकर लोग रहा करते थे। ये देखिए यहाँ ये दिया है आपका पहाड़। आगे आगे एक सवाल आया है। सवाल कहता है कि अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे। आवास और उद्योग स्थल और अन्य। आप बताइए कि क्या आप आंसर दे सकते हैं इसका। आगे कहता है कि देखो ब्रैकेट में एक स्थल बात दिया है पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें कहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। देखिए आगे कहता है कि पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण मतलब पत्थर के औजारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। पहला तरीका पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब तक सल्क निकाले जाते हैं तब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। जैसे कि एक पत्थर है, दूसरा पत्थर इसमें लेके टक 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 मार रहे हैं, एक कोर के साइड मार रहे हैं कि यह कोर धीरे धीरे नुकीला हो जाए ना। आय कर रहा है कि दूसरे तरीकों को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। कथी दबाव है करा कि दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोट को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोट पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते है जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। आगे का था कि आगे की खोज। देखो हमने चित्र में कुरनुल गुफाएं देखे हैं, वहाँ पर जो है करा यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। करा के औजार आग का जो यूज किया जाएगा, फायर का जो है उपयोग या आविष्कार किया गया होगा, किस लिए? तो कहता है कि प्रकाश के लिए, अंधेरा में लाइट के लिए ना। फिर बात करता है मांस को पका के खाने के लिए, भून के खाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। फिर कहता है खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, आग से बहुत सारा जानवर दूर भागता है। आगे कहता है बदलती जलवायु। एक पहले एक क्वेश्चन दिया है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? कहाँ बहुत सारे यूज है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कि किस लिए कर सकते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे से हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं।
कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार जलवायु में परिवर्तन आया ना, उस समय पृथ्वी पर जो है 12,000 साल पहले दुनिया में की जलवायु में बड़ा परिवर्तन आया, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम में जो घास खाने वाले जीव है, मैदान है, जिससे प्रकार मैदान बनने लगा ना, फील्ड बनने लगा, तो इसमें जो है लोग है जो बारहसिंगा हो गए, हिरन हो गए, भेड़ हो गए, बकरी हो गए, गाय हो गए, जानवर आखिरी संख्या बढ़ने लगी और खाकर जिंदा रहना शुरू कर दिए। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल की। अब जो जिनको शिकार करना था हिरन का, बारहसिंगा का, वो इनके पीछे पीछे आए और इनके आदतों का और इनके प्रजनन के समय का भी हिसाब रखने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इन काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इस अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। कहने का अर्थ है कि भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अन्य अनाज प्राकृतिक रूप से उगने, अपने आप प्राकृतिक रूप से, और जो ये लोग थे ये चुनना, इसको बटोरना शुरू कर दिए थे। कहता है नाम और तिथियाँ, कहता है कि इसको इसमें पढ़ लिया जाए। कहता है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल के वे पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुराण यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर। पुरापाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जिसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग। देखिए, इसको बीपीएससी दरोगा कई बार पूछा है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। कला की पृष्ठ 13 पर बने चित्र को देखें। इस दौरान बनाए गए औजारों, हम दिखा दिए एक चित्र दिखाए ना कि पत्थर के किस प्रकार औजार बने थे, अभी देखें हम लोग। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। नवपाषाण का क्या मतलब होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पूरा स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। आगे कहता है कि साथ ही वे भी सीखने लगे होंगे कि यहाँ अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसे करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। अभी मतलब कि पिछले इस टॉपिक से, मतलब कि इस जो पैराग्राफ से पढ़ने से पहले देखे थे कि अनाज लोग जानवर उगा है जो अपने आप प्राकृतिक रूप से उगने लगा था। आगे कहता है कि शैल चित्रकला, इनमें से हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारें पर चित्र मिलते हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है। देखिए कह रहा है कि शैल चित्रकला भी था। कहने का अर्थ है शैल मतलब पत्थर पर भी कुछ चित्रकला बने हुए थे ना। तो कहता है कि इनमें जंगली जानवरों के बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है।
कौन क्या करता था। देखिए, कहने का अर्थ है कि जो आदि मानव था उसमें स्त्री क्या करते थे, पुरुष क्या करते थे, बच्चे क्या करते थे, उसके बारे में हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार अथवा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थर के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी? बताइए, क्या महिला भी शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातों को हो सकती है, महिलाओं और पुरुष दोनों से मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी। भारत में शुतुरमुर्ग, कहता है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इसके कुछ छिलकों पर चित्रकांकन भी मिलता है। इन अंडों से अनेक मनके हैं अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा, बताइए आप। आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं, ये भी आपका सवाल है, आप बता सकते हैं। करा कि हुस्गी का सूक्ष्म निरीक्षण, हम चित्र में देखें तो हुस्की कुरनूल के बाद यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। इन पुरास्थलों को अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ ऐसे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरने के निकट थे। अधिकांशतः औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? यह चैप्टर हो गया यहाँ पर समाप्त, और इसके जो अन्य क्रिया है, एक्स्ट्रा काम है जो आप करिएगा। अब हम मिलेंगे थर्ड चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।